बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाने के लिए रेफरेंस तैयार कर लिया गया है। क्या ये रेफरेंस सरकारी तौर पे सदारती रेफरेंस की शक्ल में भेजा जाएगा या कोई और सूरत हाल भी हो सकती है, और इन जजों पे कौन से इल्ज़ामात हैं जिनके तहत ये रेफरेंस जो है ये तैयार किया गया है। इसके अलावा बुशरा बेगम जो है उनको मुश्किलात का सामना है, जो 24 नवंबर की तारीख दी हुई है एहतजाज की काल पर अमल दरामद करवाने के लिए उन्हें पार्टी के अंदर मुश्किलात का सामना है। पार्टी पर कंट्रोल करने के हवाले से वो मुश्किलात का शिकार है। ये दो मौजूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला ही डिस्कस कर लेते हैं। दो सीनियर जजेस यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो तैयार किया गया है। एक सरकारी इदारे की तरफ से एक प्राइवेट लॉ फर्म, लाहौर की लॉ फर्म है, उससे ये रेफरेंस जो है वो तैयार करवाया गया है। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ये कि कोई थर्ड पार्टी हो, वो शिकायत की शक्ल में ये रेफरेंस जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल करे, दायर करे, जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ किया गया था। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हुकूमत जो है वो सदारती रेफरेंस की शक्ल में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जैसे काजी साहब के खिलाफ भेजा गया था, उस तरह रेफरेंस जो है वो भिजवाया। शौकत सिद्दीकी के खिलाफ जिस तरह रेफरेंस भेजा गया था, उस तरह रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सदर मुमलकत की तरफ से भिजवाया जाए। अब इस पे गौर खोज हो रहा है कि सदर की तरफ से रेफरेंस जाना है या फिर किसी और अंदाज में रेफरेंस जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया जाना चाहिए। तो ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, ये दोनों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, और आइन के तहत जिन जजों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाता है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर नहीं रहते उन रेफरेंसेस की हद तक। अब सोचा ये गया है कि दोनों जजों के खिलाफ इकट्ठा रेफरेंस यानी एक ही रेफरेंस दोनों जजों के खिलाफ फाइल किया जाए। ये फैसला किया गया है। अब इस पर अमल दरामद कब होता है, कैसे होता है, किस अंदाज में होता है। दोनों जजों के खिलाफ अगर मुश्तरका रेफरेंस भेजा जाता है तो फिर दोनों जज जो है वो इस रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकेंगे और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उठना पड़ेगा। लिखा हुआ है, आइन में जो लिखा हुआ है। और उनकी जगह इनके बाद जो सीनियर तरीन दो जज हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और वो कौन होंगे? वो अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। और उसके साथ हाई कोर्ट्स के दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहबान जो है वो काउंसिल का हिस्सा होंगे। अब इल्ज़ाम क्या है? मैंने अर्ज कर दिया कि लाहौर की एक लॉ फर्म ने ये रेफरेंस तैयार किया है। ज़ाहिर है उन्होंने फीस ली होगी, फीस लेके रेफरेंस तैयार करवाया है उन्होंने, जिन्होंने भी फीस दी है। बहरहाल एक सरकारी इदारा है जिसने ये रेफरेंस जो है ये तैयार करवाया गया। और दूसरी बात यह है कि अटार्नी जनरल ऑफिस ने ये रेफरेंस तैयार नहीं किया, ये प्राइवेट फर्म से रेफरेंस जो है वो तैयार करवाया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ामात वाली बात है कि इल्ज़ामात क्या है? इल्ज़ामात वही है कि आपको याद होगा कि 5 या 6 नवंबर को मैंने एक व्लॉग किया था। वो जो इन्होंने एक इजलास बुलाया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने, उसी बुनियाद पे ये रेफरेंस जो है ये फाइल किया जा रहा है। ये आपको याद ही होगा कि 31 अक्टूबर को इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम में खत लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उन्हें कहा था जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ की एक दरखास्तें आ गई हुई हैं, तो बड़ा ये अहम मामला है, तो इसके लिए फौरी तौर पे अजलास बुलाया जाए प्रोसीजर कमेटी का और फैसला किया जाए जनाब ये दरखास्त जो है इसकी समाअत के लिए बेंच बनाने का। वो उन्होंने नहीं बुलाया अजलास। इन दोनों ने मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर खुद ही अजलास बुला लिया मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में, और वहां इन्होंने ये फैसला किया कि जब 4 नवंबर को फुल कोर्ट जो है वो बैठेगी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई हैं उनकी समाअत के लिए 4 नवंबर को। तो 4 नवंबर को वो नहीं रोस्टर जारी है, वो सॉरी वो कहते हैं काज लिस्ट जारी नहीं हुई, रजिस्ट्रार ने काज लिस्ट जारी नहीं की, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वो अजलास की इजाजत ही नहीं दी थी। वो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने इजलास बुलाया था। तमाम प्रोसीजर जो है उसको बुलडोज करके, रूल्स को बुलडोज करके
इन्होंने ये अजलास किया दोनों ने। उसमें रजिस्ट्रार साहब भी शामिल नहीं थे। अपने तौर पे इन्होंने ये हुक्म भी जारी कर दिया कि जनाब 4 नवंबर को फुल कोर्ट बैठेगी इस केस की समाअत के लिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है। इनके इस इकदाम से ये लग रहा था कि ये आईनी बेंचों की तश्कील से पहले या उनके फाल होने से पहले ये इस केस की समाअत जो है ये फुल कोर्ट के सामने करवाना चाहते हैं या फुल कोर्ट में इसकी समाअत करवाना चाहते हैं। और फिर करना क्या था इन्होंने, जो क्राइम बताते हैं, इशारे बताते हैं, वो यही है कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है सारे लोग। तो इनका जो मतमे नजर आ रहा था वो यही था कि जनाब वो आएगा और वहां फिर उसको आइन को जो 26वीं आईनी तरमीम है इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। अच्छा, वो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था और अब भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि आइन को ताकत के जोर पे तोड़ना, सबोताज करना, सबवर्ट करना, मार्ज इल्तवा में रखना या मुअत्तल करना या कुछ आर्टिकल्स को मुअत्तल करना, ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरा में आता है। अब ये ताकत के दौर पे एक ऐसा इख्तियार जो इनको है ही नहीं। आम जजेस जो हैं, रेगुलर बेंचेस जो हैं, उनके पास आईनी मामलात की समाअत का इख्तियार ही नहीं है। 184 सब आर्टिकल 3 के तहत दरखास्तों की समाअत का इख्तियार नहीं है। तो फिर इन्होंने ये कैसे ये फैसला जारी कर दिया दोनों जजों ने गैर कानूनी तौर पे कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरखास्तें आई हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, उसको फुल कोर्ट बैठ के सुन लें। बहरहाल ये जो रेफरेंस है इसमें इसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं और उसमें ये कहा गया है कि जनाब इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, मिसकंडक्ट किया है। यही जो मामला है, इसी एक मामले की बुनियाद पे उसके मुख्तलिफ कानूनी पहलू जो है वो सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी मुख्तलिफ दफात को सामने रखते हुए और उस कमेटी के लिए जो रूल्स बनाए गए थे उनको सामने रखते हुए उसके रूल्स के तहत जो है वो इजलास बुलाना होता है, जो हेड होता है, यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास बुलाना है। आम अरकान जो है वो अपने तौर पे फैसला अक्सरियत राय के साथ होना होता है। लेकिन जब इजलास बुलाया जाए, और इजलास किसने बुलाना है? इजलास बुलाना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। इस तरह के मुख्तलिफ नुकात पर मुश्तमिल ये रेफरेंस है जो तैयार किया गया है और कहा यह जा रहा है हार्सिस मौत से मैंने ये सुनी है बात। तो मैंने ये पूछा कि जनाब अब इसके लिए शवाहद और क्या मामलात होंगे, तो जनाब इसके लिए शवाहद के लिए ये दस्तावेजी इनका जो नोट है जो इन्होंने रजिस्ट्रार को हदायत जारी की थी और फिर इन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दोबारा 4 नवंबर को कि जनाब 4 नवंबर को हमने कहा था जनाब फुल कोर्ट बैठेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। जनाब वो फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठी, उसका वो जारी नहीं हुई काज लिस्ट। तो अब इसी हफ्ते दोबारा जो है ये काज लिस्ट जारी की जाए और फुल कोर्ट में बैठ के इन दरखास्तों की समाअत करें। ये मामला था और मैंने ये अर्ज किया था जनाब बजाय इसके कि ये बात लेते जब जुडिशल कमीशन का इजलास 5 तारीख को मेरे ख्याल एक दिन बाद हुआ है, जब इजलास हुआ तो वहां ये बात करते जनाब ये दरखास्तें आई हुई हैं तो पहली मरतबा पूरी जो अदालत है 16 के 16 जजेस उन पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। पहले जो तरमीम है 26वीं तरमीम इसका फैसला कर लिया जाए। जैसे काजी फायज ईसा साहब ने जब आए थे तो पहली दफा उन्हें आते ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो फुल कोर्ट के सामने रखा था कि पहले जनाब इसका फैसला कर लेते हैं, जो मुअत्तल कर दिया था उमर साहब बंदेयाल की अदालत ने, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये भी ये कर सकते हैं। लेकिन वहां सब जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें आईनी बेंच तश्कील दिए गए, वहां किसी ने जो जिक्र ही नहीं किया 26वीं आईनी तरमीम और इससे मुतल्लिका दरखास्तों का किसी ने जिक्र ही नहीं किया, इन दोनों जजों ने भी नहीं किया। अब बताया जा रहा है कि जनाब वो जो रेफरेंस है, अब हुकूमत जो है, मैंने उस दिन भी कहा था, हुकूमत में पता नहीं इतना दमखम है या नहीं है कि वो जनाब सदर के जरिए ये रेफरेंस जो है ये जुडिशल कमीशन में भेज दे। अब वहाँ सलाह मशवरे होंगे, ये जो रेफरेंस तैयार किया गया है किसी ने तैयार करवाया है, किसी इदारे ने तैयार करवाया है, वो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जाएगा, वहाँ नए सिरे से मुशावरत होगी, फिर ज़ाहिर है सदर मुमलकत ने भेजना है और सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो उनका अपना एक मिजाज है, वो इसकी मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर इसको प्राइवेट कंप्लेंट की शक्ल में एक जैसे मियां दाऊद ने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था, उस शक्ल में ये रेफरेंस जो है ये जुडिशल कमीशन को, सॉरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को
भिजवाया जाए। बहरहाल ये पूरे वसूख के साथ मैं बता रहा हूं कि रेफरेंस तैयार हो गया है और यही इल्जामात जिनका मैं हवाला दे रहा हूं इन्हीं इल्जामात के तहत वो हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये एक मजबूत जो रेफरेंस है, इसमें वो शहादतों की तो जरूरत नहीं ना होगी। सारा कुछ, सारी शहादतें दस्तावेजात की शक्ल में मौजूद है। उनसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये किस इख्तियार के तहत आपने ये इजलास बुलाया और किस इख्तियार के तहत फुल कोर्ट बनाई, और फुल कोर्ट को आपने ये इख्तियार कैसे दे दिया कि वो आईनी मामलात को, आईनी जो मामलात है उनकी समाअत कर सके, जबकि 26वीं आईनी तरमीम नाफिज़ुल अमल हो चुकी हुई है, जिसके तहत ऐसे मुकदमात, आईनी जो मामलात है उनकी समाअत के लिए आईनी बेंच जो है उसकी तश्कील होना है। और दूसरा ये कि आप दोनों, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, आप दोनों तो खुद मुतासरा फरीक है 26वीं आईनी तरमीम के। 26वीं आईनी तरमीम अगर ना होती तो आज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते और उनके बाद मुनीब अख्तर साहब होते और उनके बाद कहीं जाके याहिया अफरीदी साहब की बारी आनी थी। तो आप दोनों मुतासर हो गए हैं, आपकी चीफ जजी गई है इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। तो आपने तो अपनी शायद कहते ने जाती कोई वैर कुटिया, इस तरह की गल भी बनती है ना, जाती वैर कुटने वाली गल नहीं बनती। बहरहाल ये रेफरेंस जो है, ये अब वो किसी ने मुझे बताया कि फरवरी से पहले पहले ये चैप्टर जो है ना एक दफा खुलना है और फिर क्लोज हो जाना है। वैसे एक और जज भी है सुप्रीम कोर्ट के, बड़े नेक नाम जज हैं, तो उनकी डिग्री के पीछे भी, जैसे वो जहांगीरी साहब की डिग्री वाला मामला आया था, इसी तरह उनकी डिग्री के पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। और वो जो लोग पड़े हुए हैं वो दूसरे धड़े के लोग हैं, पीटीआई वाले होंगे, इस तरह के लोग होंगे जनाब। उनकी डिग्री के पीछे जनाब वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कराची से, जनाब उनका जो रिकॉर्ड शिकार ये वो निकलता है, नहीं निकलता, सही है या गलत है। बहरहाल बातें इस हवाले से भी शुरू होगी हुई हैं। इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस तैयार है। ये रेफरेंस आज फाइल होता है, कल फाइल होता है, परसों फाइल होता है, कब फाइल होता है, लेकिन वो मैंने शायद बता दिया आपको कि ये एक दफा फाइल होने खुलना है मामला और फरवरी में इसको ये मामला जो है ये क्लोज हो जाना, यानी ये रेफरेंस जो है या तो मंजूर हो जाना है या मुस्तरद हो जाना है, और जिन्होंने बनाया है उनके ख्याल में ये मंजूर हो जाना है। और दोनों जज साहबान जो है, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो है, वो आप कह लें कि जनाब दोनों इस हवाले से मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं। और दूसरी जो बात है कि 24 नवंबर को पीटीआई ने कॉल दी हुई है जनाब, फाइनल कॉल, आखिरी मार्क का, अल जहाद के नारे भी लगे जनाब वज़ीर आला हाउस में। तो हर चीज को ये हक और बातिल का वो बना देते हैं मार्का, जनाब इस्लाम और कुफर की जंग है। तो अल जहाद जो नारे लगवाए गए हैं वो आपको पता है कौन लोग हैं जो ना मजहबी टच देते हैं, इस्लामी टच देते हैं। वैसे ये मैं अर्ज कर दूं आपको कि जो तहरीकी होती है ना किसी नाम पे, ये एक मरतबा चलती है या कामयाब हो जाती है, अगर नाकाम हो जाए तो फिर उस नाम से कोई तहरीक नहीं चलती। 1977 वाला, 1977 में ये तहरीक चली थी धांधली के खिलाफ, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ। फिर वो कैसे इन्होंने उसको मजहबी टच दिया, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे उसको तहरीक को जो है वो फिर चलाया गया और बहुत सारे लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बानियां दी और नतीजा क्या निकला, ज़िया का मार्शाला लग गया। 10-11 साल हमने उस मार्शाला को भुगता। अब निज़ाम पाकिस्तान में हर बंदा जो है उसके दिल में दीन की मोहब्बत है, लेकिन वो इस तरह की निज़ाम तहरीक वाली जो तहरीक वो नाम है ना उसके झांसे में अब नहीं आएगी। और जो जिहाद वाला कंसेप्ट है ना, वो जब रशिया रूस जब आया था अफगानिस्तान में, उस वक्त जो जिहाद का एक नारा बयानिया बना दिया था, उससे मुतासर होकर हमारे बहुत सारे लोग जो है वो गए हैं अफगानिस्तान में। तो वो बयानिया जो है वो या वो तहरीक जो जिहाद वाली थी वो भी खत्म हो गई। अब इसको ये एक सियासी तहरीक है, उसको ये जोड़ रहे हैं जनाब जिहाद के साथ। और इन्हीं के उलमाए कराम के ये फतवे मौजूद हैं कि रियासत जिहाद का ऐलान करती है। रियासत ये कौन सा जिहाद है जो आप जनाब जत्थे लेके आ रहे हैं, इंतशार फैलाने आ रहे हैं और नाम दे रहे हैं उसके जिहाद का। इस तरह के जो आइडियाज है ना, जब बयानियां है, वो बुशरा बेगम ही बना सकती है। पहले भी मैंने ये अर्ज किया था कि जब जुल्फी बुखारी और बुशरा बेगम की एक ऑडियो लीक हुई थी, उस वक्त ही मैंने कहा था कैसे गैर अखलाकी गुफ्तगू को भी इसने मजहब से जोड़ दिया, मजहबी टच दे दिया था कि बेवफाई जो है वो अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है। सबसे नापसंदीदा काम क्या है जनाब? बेवफाई। और बेवफाई
और बात कर रही है जनाब ऐसी लड़कियां जो होती हैं जो टाइम पास के लिए होती हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, नकले कुफर कुफर नबाशत, ये हाल है इनका। जिहाद जनाब। और दूसरी जो बात यह है कि बुशरा बेगम जो है, इन्होंने जाते ही वहां कोई एक दो इजलास बुलाने की कोशिश की, लोगों को पैगामात भेजे, लोग नहीं आए। ये मैं बड़े वसूख के साथ आपको बात कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अली मीन गंडापुर को कहा कि जनाब खान साहब के कुछ पैगामात हैं जो मैंने बराह रास्त देने हैं, तो इन लोगों को बुलाएं, असद कैसर को बुलाएं, फलां को बुलाएं, फलां को बुलाएं, गौहर को बुलाएं। फिर उन लोगों को बुलाया गया। उसके बाद इन्होंने, अब जो पीटीआई के अंदर बातें हो रही हैं, जो कल इजलास हुआ है उसमें 10 लोग जो थे अरकान असम्बली वो नहीं आए, बेगम ने बुलाया वो नहीं आए। अब वो उन्होंने कह दिया कि जनाब हम ये नहीं है कि तहरीक से भागे हुए नहीं है, हम तो जो इन्होंने कहा है कि जनाब 10-10 और 5-5 हजार बंदे लाने हैं, हम तो बंदे इकट्ठे करते फिर रहे हैं, हम पहुंचेंगे। बुशरा बेगम के इजलास में शरीक होना जरूरी नहीं था। अब बुशरा बेगम शायद समझ रही थी कि मैं जाऊंगी और उसी तरह मेरा कंट्रोल हो जाएगा जैसे इमरान खान पे मेरा कंट्रोल है, या इमरान खान के जरिए पार्टी कंट्रोल किया करती थी। वो ऐसी सूरत बन नहीं रही। पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं, जो लाहौर में बैठे हुए हैं या पंजाब में बैठे हुए हैं, एक दो लोगों के साथ मेरी जो बात हुई है, वो कहते हैं कि जो मोहतरमा ने दिया है ये गैर मंतकी किस्म का, ये जो प्लान है इनका 24 नवंबर वाला, वो गैर मंतकी किस्म की मनसूबाबंदी कर रही है। इसका नतीजा वो नहीं निकलना जो वो चाहती है। अब वो कह रही है जनाब जिस गाड़ी के अंदर आप लेके आ रहे हो ना कारकुनों को, गाड़ी के अंदर की तस्वीर चाहिए। यानी वो एतबार, वो कह रहे हैं हमारी बेइज्जती हो रही है, ये वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी वफादारी पे सवाल है, ये जो मोहतरमा कर रही है। और दूसरा ये जो बातें की जा रही है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, जमा तफरीक करके बता रहे हैं कि जनाब अगर 20,000 बंदा लेके जाना हो फैसलाबाद से और एक दिन वहां रखना तो 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाना, पैदल तो लेके नहीं जाना। तो इतनी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं, बसें वैगन ही मौजूद नहीं है, ट्रक मौजूद नहीं है, जिन पे जो है एक जिले से 1 लाख लोग जो लेके निकले, वो जिले जहां समझ ले 3 जो है वो कह लें जनाब एमएनए हैं और 6 जो है एमपीए हैं। तो वो 60,000 70,000 बंदा जो है लेके जाना है, जो मोहतरमा ने कहा, तो कैसे लेके जाना है, उसके अखराजात कैसे बर्दाश्त करने हैं। अभी रात एक दोस्त का फोन आया हुआ था पीटीआई का, मैं कि जनाब खर्चे खुर्चे लिए तैयार है, उनके इससे पहले कंगले हुए पे हैं भाई जी। 30-40 दफा उन्होंने कहा कि जब ये गए हैं इमरान खान जेल में, उसके बाद 30-40 मरतबा जो है ये एहतजाज की कॉल दे चुके हुए हैं। वो कहते हैं मैं तो भाई अपना सारा घर बार निपटा के बैठा हुआ हूँ, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, कर्जा चढ़ गया हुआ मेरे ऊपर, वो जो पुरानी कालें थी गैर मौसर जिनका फायदा ही कोई नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि कहां से बंदे लाएं, कहां से पैसे लाएं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जनाब वफा निभानी करेंगे कुछ ना कुछ, ये उनका कहना है। लेकिन जो बुशरा बेगम है उनके हवाले से उनके भी वही तासरात हैं जो दीगर सीनियर क़यादत के हैं कि ये मोहतरमा जो है ना, ये जो मनसूबा लेके आई ये गैर मंतकी है, इस पे अमल नहीं हो सकता। और दूसरी बात उन्होंने ये की है, ये खान साहब से मिलके आई थी तो ये इन्होंने सिर्फ पैगाम देना था खान साहब का आके, लेकिन इन्होंने तो पार्टी का कंट्रोल ही संभाल लिया है। पैगाम देती फिर ठीक है, पार्टी बैठती, जो उनका जो उनकी एक कमेटी बनी हुई है वो कमेटी बैठती और फिर इनका जनरल इजलास जैसे भी इन्होंने करना था वहां ये प्लानिंग की जाती, वो डेट देते। चलो खान साहब ने तारीख दे भी दी 24 नवंबर की, तो उसको कैसे उसमें अमल पैरा होना आता है, ये प्लानिंग जो है ये पार्टी करती। अब ये सारी प्लानिंग बुशरा बेगम अकेली कर रही है और जो क्यादत है पार्टी की क्यादत, वो हो सकता है खुल के कोई बात ना करे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे हैं कि ये बीबी क्या कर रही है, ये तो बेड़ा गर्क कर देगी जमात का, वो जो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अलीमा आपा है वो अपनी एक स्टोरी सुना रही है, वो अपनी एक स्टोरी सुना रही है। और फिर दूसरा जो ये बेल हुई थी ना इनकी, जब बेल होती है किसी शख्स की, तो एक तो ये होता है उसमें वो यकीन दहानी करवाता है कि जनाब एक तरह से वो जमानत नामे देता है कि जनाब मैं बाहर जाके कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, मैं एक कानून पसंद शहरी हूँ, अमन पसंद शहरी हूँ। और दूसरा ये कि जो इस केस की शहादतें हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करूंगा, उन्हें मैं कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं करूंगा। अब ये जो जमानत इनको मिली हुई है उसका भी गलत इस्तेमाल कर रही है।
मिस यूज ऑफ बेल है ये बाहर आके जो इंतशारी, वो कह रहे हैं ना इंतशारी प्लानिंग कर रहे हैं इंतशार के लिए ये, और मे भी हो सकता है इनकी जमानत जो है मनसूखी के लिए ये इनकी हरकतों की वजह से वहां मामला चला जाए। वैसे तो वो जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसमें इन्होंने भेज दिया, बल्कि उसमें भी और 190 मिलियन पाउंड वाले में, दोनों में भी कि ना मैं बीमार हूं, आ नहीं सकती। वो उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन थी उसने बड़ा शोर मचाया, बीबी ये कैसे हो गया, ना कोई दस्तखत है, ना कोई स्टैंप है, कोई ना उसके सीरियल नंबर लिखा हुआ है जो आपने भेज दिया सर्टिफिकेट। तो वैसे अजलास बुलाने के लिए आप फिट हैं, अदालत में आने के लिए फिट नहीं है। तो 190 मिलियन पाउंड वाले दोनों का जनाब आज यानी 19 नवंबर को बीबी हर हाल में पेश होगी और जो 342 का बयान है वो होगा। वो कहते हैं कि अदालत ने, हमें हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जनाब पहले इनकी बरियत की दरखास्तों का फैसला करें, वो भी करेंगे लेकिन ट्रायल से तो नहीं रोका। और जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसमें जज साहब ने वार्निंग दी है कि जनाब 21 तारीख को 21 नवंबर को अगर ये पेश ना हुई तो फिर जमानत कैंसिल करने के लिए जो कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई, नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जमानत कैंसिल की जाएगी और जमानतनामे जो मुचलके वगैरह वो जब्त कर लिए जाएंगे। ये सूरत हाल है। और हो सकता है जो कहा जा रहा था जनाब, ये इस वादे पे गंडापुर साहब ये वादा करके गए थे जनाब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, पंजाब की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं करेंगे, इनको बीबी को जो है रहा कर दिया जाए, जो जमानत हुई है किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अगर अली मीन गंडापुर साहब अपनी किसी मजबूरी के तहत अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर वो भी आज़ाद होंगे, वो भी जिनके खिलाफ दीगर के एक मुकदमा हो सकते हैं, कुछ मुकदमा ऐसे भी हो सकते हैं जिसके मुझे और आपको भी ना पता हो, उनमें गिरफ्तारी हो जाएगी, जमानत इनकी जो है वो मनसूख हो जाए, कैंसिल हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, 24 से पहले गिरफ्तार हो जाए। वैसे ये कोई नहीं पता। ये एक तरफ तो जनाब बनती है रजिया सुल्ताना और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है कि आप लीड करेंगे तो वो खान साहब के से पूछ के बताऊंगे। ये आप ही के बकौल जनाब तख्त या तख्ते वाला मामला है। जब ऐसा मामला होता है फिर तो निकलना चाहिए आपको भी, बल्कि जो उनके बेटे बैठे हुए हैं बरतानिया में उन्हें भी हक्को बातल के इस मार्के में शरीक होना चाहिए। और जो अलीमा खानम साहबा हैं वो जेल में मिलके आई और इमरान खान का उन्होंने पैगाम दिया है, ये सारा टब्बर ही दानिश्वर आ जाएगा, सारे प्रोफेसर है गिरे। अब अलीमा बाजी जो है वो ये कह रही है कि खान साहब ने जो पैगाम दिया है कि जमहूरियत के 3 सतून होते हैं, वो शायद रियासत कहना चाहती थी या क्या कहा। फिर उन्होंने कहा जनाब एक सतून होता है मीडिया, दूसरा सतून होता है जुडिशरी और तीसरा सतून होता है जमहूरियत। ये उन्होंने फरमाया। एक सतून है मीडिया, दूसरा सतून है आपकी जुडिशरी, तीसरा सतून है आपकी जमहूरियत। ये जमहूरियत के 3 सतून हैं या रियासत के 3 सतून हैं। रियासत के जो 3 सतून हमारे आइन में दिए गए हैं वो है मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया, ये 3 है। और चौथा जो हम कहते हैं ना, जब चौथा सतून जो मीडिया चौथा सतून है, ये कहीं हमारे आइन के मुताबिक चौथा सतून नहीं है। वो तो एक केस था एजाज अंसार, जस्टिस एजाज अंसार साहब ने शायद वो दे दिया था कटसी में कि चौथा सतून जो है 3 सतून ये है और चौथा सतून मीडिया है। और उस वक्त से हम ही अपने तौर पे चौथा सतून बने हुए, आइन में 3 सतून लिखे होंगे, वही 3 सतून। और ये अलीमा खानम साहबा जो है ये पता नहीं किस सतून की बात कर रहे हो, खान साहब ने पता नहीं क्या अंदर से कह के भेजे और बाहर जाके क्या ये पैगाम दे रही है, इस तरह की सूरत है। और अलीमा खानम जो अपने चक्रों में है, अपने चक्करों में वो तो बेचारे भाई की मोहब्बत में वो तो लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से मेरा भाई बाहर आ जाए, वो तो इन चक्रों में है। और जो बुशरा बेगम है उनके इल्जाम शोहर की रिहाई के अलावा भी कुछ नजर आ रहे हैं। और वो जो पीटीआई के लोग हैं, मैं बड़े वसूख के साथ ये बात करूं कि ये लोगों से बात करने के बाद वो जो बुशरा बेगम का कब्जा करने की कोशिश है ना, खान साहब की अदम मौजूदगी में खान साहब बन के पार्टी को चलाने की, वो उन्होंने कामयाब नहीं होने देनी। अभी तो वो इधर उधर बातें कर रहे हैं ना, आपस में बातें कर रहे हैं। 1 2 4 दिन में आप ये भी देखेंगे कि उनके मुंह में ये बातें होना शुरू हो जाएंगी। बीबी जी पैगाम आया कहां से? ख्वाब में आए थे खान साहब, आपको जो प्लानिंग दे गए हैं, आपको जो पैगाम दिया उन्होंने तहरीक का वो आपने पहुंचा दिया। उसके बाद तो हमने स्ट्रेटेजी बनानी है। आप चलो अपना मशवरा दे दें, इनपुट दे दें जो भी देनी है, लेकिन आप हुक्म जारी ना करें इस तरह।
देखिए बस क्या बनते हैं अब दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोनों मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।